पॉपुलेशन इंटरेक्शन के इस टॉपिक की क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी अगर आप लास्ट 10 इयर्स के पेपर उठा लो तो आपको इस टॉपिक पे डेफिनेटली क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, तो बोर्ड एंड कॉम्पिटिटिव दोनों में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। एंड ये टॉपिक पॉपुलेशन इंटरेक्शन बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बेस्ड है, क्योंकि इसमें जितने भी इंटरेक्शन है इसमें आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कवर करने हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी एंड नीट एग्जाम के लिए भी। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में बेसिकली दो स्पीशीज का इंटरेक्शन होता है। ठीक है, दो मेंबर्स का इंटरेक्शन होता है और वो इंटरेक्शन कई बार दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है, कई बार एक के लिए बेनिफिशियल होता है, कई बार दोनों के लिए हार्म भी होता है एंड कई बार एक हार्म होता है एक न्यूट्रल रहता है। तो ऐसे बहुत सारे इंटरेक्शंस हम लोग अभी कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन का फर्स्ट कैटेगरी इज प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में बहुत बार आपने पढ़ा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, प्रीडेटर एंड प्री रिलेशन। तो प्रीडेटर एंड प्री रिलेशन में एक चीज तो कंफर्म है ना बेटा कि प्रीडेटर को तो बेनिफिट होगा एंड प्री को क्या होगा, हार्म होगा। तो इसको हम प्लस और माइनस से भी मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीडेटर को बेनिफिट हो रहा है, प्री को हार्म होगा। ठीक है, अब इस इंटरेक्शन में बहुत से एग्जांपल्स बनते हैं, लाइक फर्स्ट वन स्टारफिश, जिसे पिसास्टर स्टारफिश भी बोलते हैं। तो इन रॉकी इंटरटाइडल कम्युनिटीज ऑफ कोस्टल अमेरिका, तो वहां पे एक चीज ऑब्जर्व किया गया इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट कि जब इस पिसास्टर स्टारफिश को रिमूव किया गया तो इसके रिमूवल से 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज भी एक्सटिंक्ट हुई। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं वो स्पीशीज बेसिकली वो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं जिसका प्रीडेटर स्टारफिश था। बात समझ में आ गई? हमने स्टारफिश को हटाया तो जो स्टारफिश की प्री की पॉपुलेशन थी ये बच गई क्योंकि हमने स्टारफिश हटा दिया है। अब ये प्री पॉपुलेशन क्या कर रहा है, ये प्री पॉपुलेशन एज अ प्रीडेटर अदर 10 इनवर्टिब्रेट स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर रहा है। ठीक है, ये इनवर्टिब्रेट की स्पीशीज एक्सटिंक्ट क्यों हो गई? क्योंकि जो इनके प्रीडेटर्स हैं वो बच गए क्योंकि हमने स्टारफिश रिमूव कर दिया। बात समझ में आ गई? एग्जाम्पल नंबर आप 2 पे आए तो सेम हुआ इन द ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ, जो प्रिकली पियर कैक्टस है इसकी पॉपुलेशन बिल्कुल अनकंट्रोल्ड थी, बहुत राइज कर रही थी और इसकी पॉपुलेशन भी कंट्रोल में तब आई जब इसका प्रीडेटर मॉथ इंट्रोड्यूस्ड किया गया ऑस्ट्रेलिया में। सेम विद द थर्ड। अच्छा, थर्ड में क्या है ना, जैसे प्रीडेटर और प्री के इंटरेक्शन के जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता है कि प्री को हमेशा हार्म ही होता है, बट प्री भी कभी कभी कुछ मैकेनिज्म डेवलप करता है जिससे कि वो प्रीडेटर से अवॉइड हो सके, हाइड हो सके। ओके, तो कुछ मैकेनिज्म्स जो प्री डेवलप करता है टू अवॉइड डिटेक्शन फ्रॉम द प्रीडेटर्स। ठीक है, तो उन मैकेनिज्म्स में सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। अब ये चीज एकदम कंफर्म है आपको कि इंसेक्ट्स हो, फ्रॉग हो, ये बड़े अट्रैक्टिव कलर्स के होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, अपने कलर को अपने सराउंडिंग कलर की रिजेम्बलेंस की वजह से खुद को हाइड कर लेते हैं। ठीक है, लाइक कई बार ये फ्लावर्स में हाइड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रिजेम्बलेंस ऑफ द फ्लावर कलर विद द इंसेक्ट कलर। सेम फॉर द फ्रॉग। एंड फ्रॉग के बारे में एक चीज और भी बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है, जितने भी ब्राइट फ्रॉग होते हैं, रेड इन कलर, ब्राइट रेड इन कलर, उनको प्रीडेटर वैसे भी पिक नहीं करता बिकॉज ब्राइट रेड जो है वो इंडिकेटर है टॉक्सिक का। तो प्रीडेटर्स यहां पे ये दिमाग लगाता है कि इस प्री को पिक नहीं करना है। तो ये जो मैकेनिज्म है इनको बोलते हैं कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज में बेसिकली ये बिकॉज ऑफ देयर कलर ये इजीली मिक्स हो जाते हैं विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, सराउंडिंग कलर्ड एनवायरनमेंट, और ये खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय बीइंग डिटेक्टेड बाय द प्रीडेटर्स। ओके, सिमिलरली आप देखें द सेकंड वन, मोनार्च बटरफ्लाई। ओके, देखिए मोनार्च बटरफ्लाई का एग्जांपल बहुत बार आ चुका है।
तो मोनार्च बटरफ्लाई अपने लार्वा स्टेज पे कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। ये बटरफ्लाई उन केमिकल्स की वजह से हाईली डिस्टेस्टफुल है, यानी इनके जो प्रीडेटर्स हैं जो मोनार्च बटरफ्लाई को पिक करते हैं खाने के लिए, वो इसे नहीं खाना पसंद करते बिकॉज ये हाईली डिस्टेस्टफुल है। डिस्टेस्टफुल क्यों है? क्योंकि वो जो केमिकल है वो बहुत बिटर टेस्ट डेवलप करता है इन मोनार्च बटरफ्लाई में, और वो केमिकल्स इनके लार्वा स्टेज पे डेवलप होता है। सिमिलरली अगर आप थर्ड देखें तो वीट कैलोट्रोपिस, ये तो बहुत कॉमन है। वीट कैलोट्रोपिस ये बेसिकली मिल्क वीट की तरह है। इसमें क्या है ना, जो इनकी सिक्रीशंस है वो सिक्रीशंस कैरी करती हैं कुछ केमिकल्स जिसको कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स मानते हैं। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का मतलब डेफिनेटली जब कोई प्रीडेटर इसको कंज्यूम करेगा तो ये डायरेक्टली उस प्रीडेटर के हार्ट पे अटैक करेगा। इससे क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म की, उस प्रीडेटर की लाइफ भी फैटल हो जाएगी। क्लियर ना? तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं बेटा, ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर्ड होने चाहिए फ्रॉम द प्रीडेटर कैटेगरी। सेकंड आप देखें अमेंजेलिज्म। अमेंजेलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें एक को तो हार्म है, ओके, एक को तो हार्म है और दूसरा जो है ना वो न्यूट्रल रहता है। तो न्यूट्रल को हम लोग मेंशन करते हैं बाय द जीरो, ना बेनिफिट ना हार्म, ओके। इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में भी देखा हुआ है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के एक्सपेरिमेंट में भी यही था ना, जो माउल्ड है फंगस वो सिक्रीट करता है केमिकल दैट इज पेनिसिलिन, और वो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का काम करता है, यानी वो बैक्टीरिया को किल करता है। तो माउल्ड जो पेनिसिलिन सिक्रीट कर रहा है वो किल किसको कर रहा है? बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को तो हार्म हो रहा है, बट इन केमिकल से माउल्ड पे कोई अफेक्ट नहीं होता, वो अनअफेक्टेड रहता है। तो माउल्ड जो होगा वो अनअफेक्टेड यानी न्यूट्रल रहेगा। तो ये अमेंजेलिज्म का वन एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कंपटीशन पे। कंपटीशन में बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, और कंपटीशन एक ऐसा पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जहां पे जो सुपीरियर होगा उसी को बेनिफिट मिलता है और जो इंफीरियर होता है वो हार्म्ड होता है। मगर इस कंपटीशन में दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में कुछ ना कुछ डैमेज फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें ना बेसिकली हम हार्म एंड हार्म ही मेंशन करेंगे, ठीक है। अब इस कैटेगरी में अब देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है विजिटिंग फ्लैमिंगोज बर्ड एंड रेजिडेंट फिशेस। अब इन बर्ड्स और रेजिडेंट फिशेस का जो फूड है वो कॉमन है, दैट इज ज़ूप्लैंक्टन। तो अंडरस्टूड है ना कि फिशेस के बीच में एंड जो फ्लैमिंगोज बर्ड हैं इनके बीच में, तो फ्लैमिंगोज एंड फिशेस के बीच में टफ कंपटीशन होगा टू पिक द फूड दैट इज ज़ूप्लैंक्टन। सिमिलरली गॉट एंड एबंडेंट टोर्टोइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। कई बार क्या होता है ना कंपटीशन में कि जिसकी फीडिंग एफिशिएंसी ज्यादा है उनको बेनिफिट मिल जाता है, और जिनका फीडिंग एफिशिएंसी यानी जो स्लो खाना खाते हैं उनको हार्म होता है। तो आपने गैलापागोस आइलैंड तो पढ़ा ही हुआ है, डार्विन का वो आइलैंड जहां से थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हम लोगों के एवोल्यूशन चैप्टर में आई है। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन चैप्टर आप देखेंगे तो वहां पे आपको डार्विन थ्योरी और गैलापागोस आइलैंड का रिलेशन दिख जाएगा। तो उस गैलापागोस आइलैंड में क्या हुआ कि जो एबंडेंट टोर्टोइस थे वो अपना आराम से फूड कंज्यूम कर रहे थे, भले ही उनकी स्लो फीडिंग एफिशिएंसी थी, बट वो इजीली अपना फूड कंज्यूम कर रहे थे, सर्वाइव कर रहे थे। बट जैसे वहां पे गॉट इंट्रोड्यूस की गई, बकरियां इंट्रोड्यूस की गई, तो क्योंकि गॉट की फीडिंग एफिशिएंसी टोर्टोइस से बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या हुआ, गॉट ने जल्दी जल्दी सारा ग्रास ग्रेज कर लिया, सारा फूड कंज्यूम कर लिया, एंड टोर्टोइस को फूड नहीं मिला। अगर टोर्टोइस को फूड नहीं मिलेगा तो अंडरस्टूड है कि ये एबंडेंट टोर्टोइस उस पॉपुलेशन से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। तो ये भी एक ऐसा कंपटीशन था जो फीडिंग एफिशिएंसी पे बेस्ड था। तो ये एग्जांपल भी बेटा आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड आता है सुपीरियर बार्नेकल बैलेनस, और ये सुपीरियर बार्नेकल ये वीकर बार्नेकल कैथामेलस को एक्सक्लूड करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपीरियर बार्नेकल्स विच एक्सक्लूड कैथामेलस। कैथामेलस जो है वो स्मॉल बार्नेकल्स होती हैं। कंपटीशन भी क्लियर। अब आते हैं कमेंजेलिज्म में। अच्छा, इस इंटरेक्शन में ना
एक को तो बेनिफिट होता है बट दूसरी स्पीशीज ना तो बेनिफिटेड है ना हार्म्ड है, यानी वो भी न्यूट्रल है। तो ये हो गया बेटा प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन। ओके, प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन, एक को बेनिफिट, दूसरा जो है वो न्यूट्रल है, ना उसको बेनिफिट हो रहा है ना हार्म हो रहा है। तो कमेंसालिज्म में लाइक ऑर्चिड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री, तो ऑर्चिड को तो बेनिफिट है क्योंकि वो मैंगो से न्यूट्रिशन डिराइव कर रहा है और अपनी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो ऑर्चिड तो बेनिफिटेड है। बट मैंगो ट्री को इससे कोई ज्यादा हार्म नहीं होता, हार्म होता ही नहीं है क्योंकि मैंगो के पास अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर स्ट्रैंड है टू कैरी द मिनरल। तो अगर वो मिनरल से स्लाइट अमाउंट ऑफ मिनरल्स कैरी भी कर ले तो उससे मैंगो की ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। सिमिलरली बार्नेकल ग्रोइंग्स ऑन द बैक ऑफ वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि बार्नेकल्स जब वेल के बैक पे ग्रो करता है ना, तो वेल क्या है, आपका लार्जेस्ट मैमल है, तो वेल एक स्ट्रॉन्ग प्रेडेटर भी माना जाता है, तो उसके आसपास कोई भी स्मॉल ऑर्गेनिज्म नहीं आता। इससे बेनिफिट क्या होता है कि बार्नेकल को भी पिक करने कोई उसका प्रेडेटर नहीं आने वाला क्योंकि वो ऑलरेडी हिडन है एट द बैक ऑफ वेल। तो वेल इनडायरेक्टली वेल से क्या हो रहा है, बार्नेकल को तो प्रोटेक्शन मिल रहा है बट इंस्टेड ऑफ गिविंग एनी बेनिफिट बार्नेकल वेल को कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करता है। सिमिलरली कैटल एरगेट्स एंड ग्रेजिंग कैटल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए जो ग्रेस करने वाले कैटल्स होते हैं ना, जब वो ग्रेजिंग करते हैं, जब वो घास को चढ़ते हैं और जैसे ग्रास का जो लेंथ है वो बहुत कम हो जाता है, इससे क्या होता है ना, जो उसमें इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्सपोज्ड हो जाते हैं। यानी जो ग्रासेस में इंसेक्ट अपने आप को हाइड करके बैठे हुए हैं वो इंसेक्ट क्या होंगे, एक्सपोज्ड हो जाएंगे। क्योंकि ग्रेजिंग की वजह से क्या होगा कि ये पूरा जो सरफेस है जो ग्रास से फिल्ड था वो ग्रास से सरफेस की लॉस्ट हो जाएंगे, इंसेक्ट्स एक्सपोज्ड होंगे। फिर क्या होगा ना, ये कैटल एरगेट्स जो बर्ड्स हैं, ये कई बार आपने देखा होगा गाँव में भी दिखता है, ये बर्ड्स हमेशा कैटल के आसपास ही रहती है, जहां पे कैटल्स ग्रेज कर रहे हैं उनके आसपास रहती है। इससे फायदा क्या होता है इन बर्ड्स को, जब कैटल्स ग्रेज करके चला जाता है तो वो जो इंसेक्ट्स एक्सपोज्ड होते हैं ये बर्ड्स उन इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। तो फायदा किसको मिल रहा है, बर्ड्स को फायदा मिल रहा है क्योंकि वो इंसेक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है। बट वो जो कैटल्स थी वो तो ग्रेज करके चली गई, उसे उन बर्ड्स से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। सिमिलरली सी एनिमोन एंड क्लॉन फिश, ये एग्जाम्पल भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, कई बार नीट में भी आया है। अच्छा, सी एनिमोन के पास स्ट्रिंगिंग टेंटेकल्स है। स्ट्रिंगिंग टेंटेकल्स मतलब पॉइजनस टेंटेकल्स। अब इन पॉइजनस टेंटेकल्स की वजह से क्लॉन फिश के पास तो कोई नहीं आने वाला, तो क्लॉन फिश को बेनिफिट तो मिला, वो अपने प्रीडेटर से प्रोटेक्ट हो गए क्योंकि सी एनिमोन के पास स्ट्रिंगिंग टेंटेकल है। बट इन रिटर्न सी एनिमोन को इन क्लॉन फिश से कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो ओवरऑल बेनिफिट एक ही स्पीशीज को मिल रहा है, वो है क्लॉन फिश। अब एक मैंने अलग से मेंशन किया है मेडिटेरियन ऑर्चिड ऑफ राइस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन है। ये एक्चुअली सेक्सुअल डिसिट शो करता है। ठीक है, सेक्सुअल डिसिट। चलिए अब मैं बताता हूं ये सेक्सुअल डिसिट क्या है। एक्चुअली जो ऑर्चिड है ना, उसका जो पेटल होता है वो बिल्कुल फीमेल मेडिटेरियन जो ऑर्फ्राइस है उससे रिजेंबल करता है। ठीक है, इससे होता क्या है कि वो फीमेल को समझ के, जो मेल बी है वो फीमेल समझ के उस पेटल के साथ सीडो कॉपुलेशन करता है, फॉल्स कॉपुलेशन। क्योंकि पेटल के साथ मेल बी का कॉपुलेशन पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एक प्लांट है, एक एनिमल है, ठीक है, एक इंसेक्ट है। तो यहां पे जो कॉपुलेशन होता है वो होता है सीडो कॉपुलेशन। इससे क्या होता है ना कि जब वो कॉपुलेशन कर रहा होता है तो जो पेटल्स के सराउंडिंग में जो पॉलेंस होते हैं वो इन बीज पे स्ट्रिक हो जाते हैं, और जैसे ये बी दोबारा आता है फीमेल के पास, मतलब नॉट फीमेल बी, इट इज सेम पेटल जो रिजेंबल कर रहा है बी से, तो जैसे ही वो किसी और प्लांट के फीमेल पेटल्स को फीमेल बी समझ के कॉपुलेट करेगा तो वो इनडायरेक्टली पॉलन को भी ट्रांसफर कर देता है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेक्सुअल डिसिट, और ये एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब एक और इंटरेक्शन की बात करें जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बेटा एक और जो इंटरेक्शन है वो है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म वो इंटरेक्शन है जिसमें दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट होता है, ठीक है, दोनों इंटरैक्टिंग स्पीशीज को बेनिफिट होता है, ठीक। अब इस इंटरेक्शन में देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े हुए हैं, जैसे आपका लाइकेंस, ठीक है। लाइकेंस में क्या है ना बेटा, एल्गे एंड फंगाई का एसोसिएशन है, और इस एल्गे एंड फंगाई एसोसिएशन में दोनों को बेनिफिट होता है, तो लाइकेंस हो गया। सेकंड जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा में रूट्स ऑफ हायर प्लांट, ओके, रूट्स ऑफ हायर प्लांट विद फंगस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड थर्ड वन दैट इज पॉलिनेशन। अच्छा, पॉलिनेशन में भी आपने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े होंगे। आई होप आपको यूका एंड मॉथ का एग्जांपल याद होगा। यूका एंड मॉथ में क्या होता है ना, जो मॉथ होते हैं वो अपने एग को डिपॉजिट करते हैं इन द ओवरी ऑफ यूका, ठीक है, और जब ये मॉथ डेवलप हो जाते हैं इनटू एन एडल्ट, तो ये मॉथ इस यूका का पॉलिनेशन भी करते हैं। तो यूका क्या कर रहा है, सेफ एनवायरनमेंट दे रहा है इस मॉथ को टू ले देयर एग्स, एंड इन टर्न यूका का पॉलिनेशन भी मॉथ से हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखने हैं। पॉलिनेशन का भी एग्जांपल है जिसमें जो पॉलिनेटर्स होते हैं वो पॉलिनेशन करते हैं, इन रिटर्न प्लांट क्या करता है, पॉलिनेटर्स को रिवॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर। तो ये सारे इंटरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर पढ़ के जाइए फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।